नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ के गहने। सुषमा जी की अभी अभी नींद लगी ही थी कि बहू मालती उनके कमरे में आ गई और उन्हें झकझोरते हुए बोली, लो अम्मा जी बात कर लो। सुषमा जी ने आंखें खोलकर देखा तो मालती हाथ में फोन लिए खड़ी हुई थी। उसी इस तरह देखकर सुषमा जी ने पूछा, किसका फोन है बहू, और किसका होगा? आपकी लाडली बेटी का है। जब देखो बस फोन खुड़का देती है। ये भी नहीं देखती कि सामने वाला आदमी कोई जरूरी काम कर रहा होगा या कोई आराम कर रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं सोचती कि किसी के आराम में ही खलल पड़ रहा होगा। सुषमा जी के छोटे से सवाल पर मालती ने पूरा लेक्चर दे दिया। बहू, वो मेरी बेटी है, उसका दिल भी तो मेरे लिए दुखता ही होगा ना। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो रोज फोन लगा लेती है, नहीं तो पहले कहाँ रोज करती थी। हाँ, हम तो आपको बड़ा दुख में रखते हैं जो उसका दिल आपके लिए दुखता है, चिड़चिड़ाती हुई मालती ने कहा। और आखिर फोन उन्हें पकड़ा कर वहीं पास में खड़ी हो गई। आखिर यही भी तो सुनना जरूरी था कि सुषमा जी अपनी बेटी से क्या बात करती हैं। सुषमा जी ने अपने कांपते हाथों से फोन को अपने कानों पर लगाया और बोली, हाँ बिटिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ अम्मा, तुम कैसी हो? बस बिटिया, अपनी जिंदगी के दिन गिन रही हूँ। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, बस भगवान उठा ले अब तो। अरे ना अम्मा, अभी तो बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तो पोते पोती नाती नातनों की शादी देखना बाकी है। अब तो ना लगे बिटिया कि तब तक जिंदगी जी लो पाऊंगी। बस तुम लोगों को भगवान सारी खुशी दे और हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। कहते कहते अम्मा को खांसी चलने लग गई। मालती ने अम्मा के हाथ से फोन लेकर काट दिया और अम्मा को पानी का गिलास पकड़ाकर वापस रसोई में चली गई। अम्मा ने जैसे तैसे अपने कांपते हाथों से 2 घूंट पानी पिया और गिलास रखने ही लगी थी कि हाथ से छूटकर गिलास गिर गया। अचानक गिलास गिरने की आवाज सुनकर मालती दौड़ी दौड़ी कमरे में आई। गिलास को जमीन पर गिरा देखकर सुषमा जी पर चिल्लाने लगी, ये क्या है अम्मा जी? आपके आपसे गिलास भी रखते नहीं बनता? गिरा दिया ना पानी और कर दिया ना फर्श गीला। अब मेरा काम फैला दिया। अब मैं घर का काम संभालूं या आपको संभालूं या आपकी बिगड़ी काम संभालूं? बहू, हाथ कांप रहे हैं इसलिए गिलास गिर गया। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं। फोन पकड़कर बेटी से तो बात कर लेती हैं आप, तब तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपते, पर जहाँ मेरा काम फैला ना हो वहाँ आपके हाथ कांपने लग जाते हैं। अरे घर में कौन सी नौकरानी लगी है? मुझे ही सब करना है तो कम से कम बहू की सुविधा भी देख लिया करो। बहू में भी जीव होता है। बड़बड़ाती हुई मालती बाहर गई और एक कपड़ा लेकर कमरे में आई और फर्श पर पोछा लगाने लगी। पोछा लगाकर खड़ी हुई और सुषमा जी की तरफ देखकर बोली, अब सो जाइए आप। बिना सुषमा जी की प्रतिक्रिया जाने ही मालती दरवाजा जोर से पटकती हुई बाहर निकल गई। सुषमा जी एकटक अपनी बहू को देखती रह गई, पर बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं पाई थी। आखिर रहना तो उन्हीं उन्हीं के साथ था। बेटा तो सुबह का गया, शाम को ही घर में आता था। दिन भर तो मालती ही होती थी उनके पास, इसलिए उनकी तेज जुबान को भी सुषमा जी झेल जाती थी। खैर, मालती तो शुरू से ही तेज स्वभाव की रही थी, पर फिर भी सुषमा जी ने सब कुछ संभाल लिया। पैसे टकी के मामले में कभी भी अपने बेटे पर निर्भर नहीं रही। पति की पेंशन का पूरा सहारा था। जब तक सुषमा जी के हाथ पैर चलते थे तो वो अपनी बेटी वंदना को खूब बुलाती थी। अपने हाथों से उसकी पसंद की चीजें खुद बनाकर खिलाती थी। बहू अगर चिड़चिड़ करती थी तो सीधा जवाब दे देती थी, कौन सी तुम्हारे पति के पैसे खर्च करवा रही हूँ? अभी तो मेरे पति की पेंशन आती है। अगर बेटी पर खर्च करती हूँ तो तुम लोग पर भी खर्च करती हूँ। वो अकेली आकर खाती है क्या? तुम सब भी तो खा रही हूँ, इसलिए हंगामा करने की जरूरत नहीं है। सुषमा जी का जवाब सुनकर मालती चुप हो जाती, पर जब से सुषमा जी बिस्तर पर आई है तब से मालती का व्यवहार और भी रूखा हो गया है। अब तो फिर भी सुषमा जी लाठी के सहारे से उठकर अपने नित्य कर्म तो कर लेती हैं, नहीं तो जब वो बिस्तर पर अपने कामों के लिए दूसरों पर मोहताज हो चुकी थी, उस समय बेटी पदना ने ही उनकी सेवा की थी। तब तब तो मालती आसपास भी नहीं भटकती थी। उस दिन 10 दिनों में वंदना ने इस घर में रहकर सुषमा जी की खूब सेवा की थी, लेकिन जैसे ही सुषमा जी धीरे धीरे लाठी के सहारे खड़ी होने लगी और अपने नित्य कर अपने आप ही करने लगी, उसके बाद से ही मालती ने अपना व्यवहार वंदना के प्रति और रूखा कर लिया। आए दिन किसी न किसी बात पर वंदना में से बहस करने लगती।
थी, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती थी। अब तो सुषमा जी को भी मालती की नाराजगी बड़ी अजीब सी लगने लगी थी। पता नहीं क्यों वो सुबह और रात को सोते समय सुषमा जी के पास जरूर आती थी और उनके गहनों पर सबसे पहले नजर मारती थी, जबकि सुषमा जी ने सिर्फ कानों की सोने की झमके और पैरों में चांदी की पायल के अलावा कोई गहने नहीं पहन रखी थी। हाथों में से लक की चूड़ियां ही थी। उस दिन करवा चौथ था। बन्ना अपने मायके में ही मौजूद थी। बन्ना अम्मा की तबीयत का खबर सुनकर जल्दी जल्दी में तो आई थी, तो ढंग के कपड़े भी नहीं लाई थी। तो अम्मा के कहने पर उसकी अलमारी में से उसकी भारी सी साड़ी निकाल कर उसने पहन ली। वो साड़ी सुषमा जी के लिए मालती के मायके से आई थी। ये दिखकर मालती गुस्से से आग बबूला हो गई और वंदना पर चिल्लाने लगी, किससे पूछकर तुमने अम्मा जी की अलमारी खोली? सब जानती हूँ मैं कि इस घर में क्यों रुकी हुई हो। अरे अम्मा की सेवा तो बहाना है, सब कुछ हड़प कर ले जाना चाहती हो अपने साथ और पता नहीं क्या क्या निकाला होगा अलमारी से। उसकी बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, भाभी अम्मा ने कहा था इसलिए पहन ली। सब जानती हूँ तुम्हारा तिरिया चरित, अम्मा को बातों में फुसला कर सब कुछ अपने नाम कर लेना चाहती हो। बहू बस कर क्या बोल रही है, तुझे पता भी है एक साड़ी क्या पहन ली उसमें इतना हंगामा कर रही है। मेरी चीज़ों पर मेरी बेटी का भी हक है। क्यों अम्मा जी, रहती तो हमारे साथ हो, फिर बेटी का काहे का हक? इसे तो मैं एक फूटी कौड़ी भी ना लेने दूंगी। बस करो मालती, तुम्हें शर्म नहीं आती? अम्मा से लड़ती हुए अचानक माधव ने अंदर आते हुए कहा। माधव को देखकर मालती चुप हो गई, लेकिन घर का माहौल तो खराब हो ही चुका था। ये आए दिन का किस्सा होने लगा था। आखिर सुषमा जी भी कब तक बर्दाश्त करती? खुद ही ऐसी स्थिति में थी कि ज्यादा क्या ही बोलती, इसलिए उन्होंने बन्ना को खुद ही जाने को कह दिया। खैर बन्ना तो बेटी थी, उसे तो अपने ससुराल जाना ही था, इसलिए वो वापस अपने ससुराल चली गई। अब तो सुषमा जी से फोन पर ही बात करती, उसमें भी मालती छिड़ जाती। कई बार तो वो जानबूझकर बात ही नहीं करवाती थी, खुद से भी कुछ होता नहीं और बेटी बन्ना को भी आने देती नहीं है। पता नहीं मन में क्या वहम पाल रखा है। मालती को ऐसा क्यों लगता है कि बन्ना कहीं संपत्ति में हिस्सा न मांग ले और अम्मा मरने से पहले दे भी न जाए। बेटा माधव भी ज्यादा कुछ कहता नहीं था, क्योंकि रोज घर की शांति भंग होने लगी थी, इसलिए अम्मा ने ही उसे चुप रहने के लिए कह दिया। खैर सुषमा जी अपने पलंग से जैसे तैसी उठी और लाठी का सहारा लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों आज पैर लड़खड़ा गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। अचानक कमरे में गिरने की आवाज सुनकर बहू कमरे में आ गई और सुषमा जी को गिरा हुआ देखकर बोली, अरे अम्मा जी, क्या हाथ पैर तोड़वाने का इरादा है? यदि हाथ पैर टूट गई तो मुझसे तो नहीं होगी आपकी सेवा। जैसे तैसे चिल्लाती हुई मालती ने सुषमा जी को सहारा देकर पलंग पर बिठाया। पलंग पर लेटती ही सुषमा जी मालती से बोली, बहू मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं रही, कब मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएं। एक बार वंदना को यहाँ बुला दे, मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है बुला दूंगी, कहकर सुषमा जी को मालती वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। पता नहीं अपनी बेटी को क्या देने के लिए बुला रही है। मैं तो बिल्कुल फोन नहीं करूंगी, मन ही मन सोचती हुई मालती ने बन्ना को फोन करना ठीक नहीं समझा। रात को माधव घर पर आया तो अम्मा के कमरे में गया, वहाँ अम्मा को सोता हुआ देखकर वापस बाहर आ गया। सुबह उठकर जब सुषमा जी के कमरे में गई तो सुषमा जी की प्राण पखेरु उड़ चुकी थी, पर उसे इस बात का बिल्कुल मलाल नहीं था कि उसने सुषमा जी के कहने के बावजूद भी वंदना को बुलाया नहीं, बल्कि बिना वक्त गंवाए वो फटाफट अम्मा के शरीर पर से गहने निकालने लगी। लेकिन तब तक माधव भी उठकर आ गया। उसे अम्मा के शरीर पर से गहने उतारती देखकर माधव बोला, क्या कर रही हो तुम? अम्मा के गहने क्यों उतार रही हो? तुम्हें पता है ना, अम्मा को गहने पहन कर रहना बहुत पसंद है। अरे अब काहे की पसंद, अम्मा तो गई। अचानक ममता के कहने पर माधव फटाफट अम्मा के पास गया और उसके शरीर को छूकर देखा। अम्मा का शरीर ठंडा पड़ चुका था, शायद काफी देर पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अम्मा के गहने निकालने में लगी हुई हो। बता नहीं सकती थी कि अम्मा अब छोड़कर जा चुकी हैं? अरे अम्मा तो जा चुकी हैं, कहीं गहने भी न चले जाएं, इसलिए निकाल रही हूँ। अभी लोग आ जाएंगे तो सबसे पहले गहने ही हटाएंगे। कौन लोग आकर हटाएंगे? माधव ने प्रश्न किया तो ममता उससे घूरती हुई बोली, तुम्हारी बहन और कौन? वही एक है जिसकी नजर इन गहनों पर
है। इसके आगे माधव ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ देर तक मालती की लालच भरी नजरों को देखता रहा, जबकि मालती अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद उसने बन्ना और बाकी रिश्तेदारों को फोन कर अम्मा के संसार से चले जाने की खबर दी। जब क्रियाकर्म हो गया तो बन्ना वापस अपने पति के साथ जाने लगी। तब माधव बन्ना से बोला, बन्ना तो इस घर की बेटी है, तुझे तो कम से कम 15 दिन यहाँ रुकना ही चाहिए। नहीं भाई, जिस घर से अम्मा ने खुद ही जाने को कह दिया था, वहाँ मेरा रुकना ठीक नहीं। फिर तुम तो सब कुछ जानते ही हो, अपने स्वाभिमान की रक्षा तो मुझे खुद ही करनी है। अब तो अम्मा भी नहीं रही, अब तो मेरा मायका भी खत्म। कहते कहते बन्ना की आंखों में आंसू आ गए। माधव ने देखा कि मालती अपने रिश्तेदारों से घिरी बैठी है, पर एक बार भी उसने बंदना को सांत्वना नहीं दी। सच बात, वाकई उसकी बहन का मायका खत्म हो रहा था, पर फिर भी माधव ने भी बन्ना को रोका नहीं। बन्ना अपने पति के साथ बाहर आ गई। दोनों रवाना होने वाली थी कि इतने में माधव फिर बन्ना के पास आया और एक छोटी सी पोटली उसे देकर बोला, ये अम्मा ने तेरे लिए दिए थे, ये ले जा। ये अम्मा का आशीर्वाद है, उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे दिए थे कि बन्ना को दे देना। और रही बात मकान में हिस्से की, तो नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपकी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, अब तो ये अपने पास ही रख लो। पर बन्ना, ये गहने तेरे हैं, इस पर सिर्फ और सिर्फ तेरा हक है। इससे पहले कि तेरी भाभी के साथ रहकर मेरी भी नीयत खराब हो जाए, तू इन्हें ले जा। और रही बात मायके की, तो जरूरी नहीं कि तू यहाँ आए, मैं तेरे पास आ जाया करूँगा। तेरे स्वाभिमान को खत्म नहीं होने दूंगा। मायके का आंगन नहीं सही, भाई का दामन तो है। अपने भाई माधव की बात सुनकर बन्ना उसके गले लगकर फुट फुट कर रोई। कुछ देर बाद चमन हल्का हुआ, तब माधव से विदा लेकर बन्ना वहां से रवाना हो गई। वो दिन था और आज का दिन है। बन्ना कभी अपने उस मायके के घर में नहीं गई। हाँ, माधव हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर खुद अपनी बहन का घर पर आ जाता है। हालांकि मालती ने इस पर भी काफी हंगामा किया था, पर माधव एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता, तो मालती धीरे धीरे अपने आप ही चुप हो गई। और रही बात गहनों की, तो मालती उस गहनों के लिए अपना सिर पटकती रह गई। जब माधव ने उसे यह बताया कि अम्मा ने मकान बेटी के नाम तो गहने बेटी के नाम किए थे, और गहने उसने खुद बन्ना को दिए हैं। धन्यवाद दोस्तों।